हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सीनिक एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी वीडियो री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। आज मैं आप लोगों के लिए बात करूंगी जो यूपी वीडियो ग्राम पंचायत अधिकारी का 2018 का पेपर है उसके बारे में। उसमें बात करूंगी मैं जीएस के पोर्शन की, यानी कि सामान्य जानकारी की, कि इससे पहले मैं हिंदी के और रीजनिंग के दो वीडियो बना रखी हूँ। अगर आपने बना देखी हो तो प्लीज़ देख लेना। अब हम बात करेंगे अपने 101 क्वेश्चन से, और जो कि हमारा जीएस का क्वेश्चन है। और हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा जीएस में कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि ये चार हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सी हमारी एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन डी है ऑप्टिकल डिस्क। अगर हम बात करें प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की तो वो होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है हमारी? RAM। क्या होती है? RAM, जिसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यही हमारी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ी व्याख्या भी, जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए। कह रहा है कि वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब होता है CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कह रहा है कि वह मेमोरी जो कि हमारी सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU से संपर्क रखता है, वह हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहलाता है। प्राइमरी स्टोरेज की मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थायी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी है। जो हमारी रैम है वो कैसी मेमोरी होती है? एक अस्थायी मेमोरी होती है, क्योंकि अभी काफ़ी एग्जाम में पूछ चुका है कि रैम कैसी मेमोरी है। तो याद रखना, रैम हमारी एक अस्थायी मेमोरी है जहां डाटा और सूचनाओं का अस्थायी तौर पर रखा जाता है। इसमें संग्रहित सूचनाओं को बदला जा सकता है। अस्थायी का मतलब यही होता है कि हम जब चाहें उसे चेंज कर सकें। कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर देने पर रैम में संग्रहित डाटा समाप्त हो जाता है, यानी कि अगर हमने अपना जो कंप्यूटर है उसकी पावर ऑफ कर दी तो क्या होगा कि हमारे जो रैम में जो डाटा है वो बंद हो जाएगा। इसलिए हम अस्थायी मेमोरी कहते हैं। हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क द्वितीय सहायक मेमोरी हैं। जो हमारा हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क होते हैं वे हमारी द्वितीय मेमोरी या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी सहायक मेमोरी होती हैं। ठीक है, आगे हमें ये क्वेश्चन समझ में कि जो मेमोरी हमारे सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क करती है वही जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई होती है, वही प्राथमिक और फिर मुख्य मेमोरी कहलाती है। रैम हमारी जो होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क हमारी द्वितीय और सहायक मेमोरी होती हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। आगे हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि हमारे ये चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। देखिए, क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं तो कंप्यूटर अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, किसी एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं कि 2018 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है इसमें पूछे गए हैं। ऑप्शन ए है डिस्क क्लीनअप, ऑप्शन बी है विंडोज, ऑप्शन सी है डिस्क डिफ्रैगमेंटर और ऑप्शन डी है विजुअल बेसिक। यानी कि इन चारों में से हमारा कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? क्या डिस्क क्लीनअप है, कि विंडोज है, कि डिस्क डिफ्रैगमेंटर है, कि विजुअल बेसिक है? अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की तो वो हमारा हो जाता है, हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। विजुअल बेसिक जो है वो हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। क्या हो जाएगा? विजुअल बेसिक। ऑप्शन डी सही है, यही हमारा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। आगे कह रहा है कि ऑप्शन डी विजुअल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसके COM यानी कि प्रोग्रामिंग मॉडल प्रतिरूप के लिए विकसित किया गया तीसरी पीढ़ी या इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी कि IDE है। ठीक है, काफ़ी एग्जाम में IDE की फुल फॉर्म पूछी जाती है, याद रखना। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है IDE की फुल फॉर्म। विजुअल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसके COM यानी कि प्रोग्रामिंग मॉडल के लिए विकसित किया गया तीसरी पीढ़ी का इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट RAD की क्या होती है? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स, रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट्स, एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट्स के द्वारा डेटाबेस के एक्सेस और इसके एक्टिव
एक्टिव और एक्सिव कंट्रोल्स ऑब्जेक्ट्स के निर्माण को सक्षम बनाता है। क्या करता है? एक्टिव और एक्टिव एक्स कंट्रोल्स ऑब्जेक्ट्स के निर्माण को सक्षम बनाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर के संदर्भ में अगर कोई विरोधी सिस्टम होता है वो उसमें प्रवेश कर जाता है हमारे कंप्यूटर में और हमारे कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है तो उसे हम क्या कहते हैं कंप्यूटर के संदर्भ में। क्या उसे हमला सतह या फिर अटैक सरफेस कहते हैं, या फिर उसे हमला हस्ताक्षर यानी कि अटैक सिग्नेचर कहते हैं, या फिर उसे हमला पैटर्न यानी कि अटैक पैटर्न कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी हमला पथ यानी कि अटैक पथ कहते हैं। तो अगर हम कंप्यूटर के संदर्भ में बात करें जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम इसमें प्रवेश करता है उसे हानि का कारण बन सकता है यानी उसे हानि पहुंचाता है तो उसे हम कहते हैं हमला सतह यानी कि अटैक सरफेस, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर कोई हमारे कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है उसके अंदर प्रवेश करके तो उसे हम कंप्यूटर के संदर्भ में कहेंगे। याद रखना इधर कंप्यूटर के संदर्भ में हमला अटैक यानी कि अटैक सरफेस कहेंगे, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी व्याख्या जिसके बारे में और अच्छे से समझ में आ जाए। आगे कह रहा है हमारा ऑप्शन ये सही है। कंप्यूटर के संदर्भ में हमला सतह मतलब अटैक सरफेस वह तरीका होता है जिससे कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से इसकी क्षति का यानी कि इसकी हानि का जो कारण है यानी इसको डैमेज करने का जो कारण यानी कि कॉज है वो बन सकता है। ठीक है, हमला सतह यानी कि अटैक सरफेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुरक्षा सेवाओं जैसे कि गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल्य प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है। यानी कि सुरक्षा सेवाओं में हमें गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल्य प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए जो गणितीय तकनीक होती है उसका उपयोग करने के लिए हम क्या कहते हैं क्रिप्टोलॉजी कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम कहते हैं कि क्रिप्ट एनालिसिस कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम की क्रिप्ट एनालिसिस कहते हैं। तो अगर हम बात करें सुरक्षा सेवाओं की जैसे कि गोपनीयता हो गई, डेटा अखंडता हो गया, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल्य प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए जो गणितीय तकनीक का हम उपयोग करते हैं उसे हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं उन्हें। ठीक है, याद रखना। आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि क्रिप्टोग्राफी सामान्य तौर पर वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी साधारण लेख को अनजान और किसी भी अनजान लेख को विशेष तौर पर चिन्हित किया जाता है। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? क्रिप्टोग्राफी जो होती है वह सामान्य तौर पर वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी साधारण लेख को अनजान और किसी अनजान लेख को विशेष तौर पर चिन्हित करते हैं। यानी कि जो साधारण चीज़ होती है उसे हम अनजान बना के जैसे हम उसे जानते ही ना हो, और कोई अनजान लेख होता है उसको हम विशेष बना के चिन्हित करते हैं। ये प्रक्रिया डेटा को निर्धारित और नियंत्रित करती है, और ये प्रक्रिया क्या करती है हमारा जो डेटा होता है उसको निर्धारित करती है और नियंत्रित करती है ताकि अन्य इसे ना देख सके और ना ही पढ़ सकें। क्रिप्टोग्राफी न केवल चोरी या परिवर्तन से डेटा की रक्षा करती है बल्कि उपयोगकर्ता के प्रमाणीकरण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी क्रिप्टोग्राफी से न फिर चोरी या परिवर्तन से हम अपने डेटा की रक्षा कर सकते हैं बल्कि जो उपयोगकर्ता होता है यानी कि जो यूज़र होता है उसके प्रमाणीकरण के लिए भी इसका काफ़ी उपयोग होता है। ठीक है, इसकी व्याख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है। यानी कि जो हमारा यूपी है उसमें जो कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि है उसका प्रतिशत क्या है। ये हमारा 2018 में पूछा गया था। ठीक है, हमारे जो 4 क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ आए हैं कंप्यूटर से, और हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है किससे, यूपी से। तो याद रखना कम से कम 4 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर से पूछे गए हैं, तो हमें कंप्यूटर अच्छे से पढ़ के जानी है। ठीक है, तो ऑप्शन ये है हमारे 56.7, ऑप्शन बी है 60.7, ऑप्शन सी है 64.7 और ऑप्शन डी है 68.7। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत तो वो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा 68.7। कितना है? 68.7 है उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए भूमि का प्रतिशत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। आगे क्या हमसे कह रहा है, आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में
अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। तो हम सबको पता है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है तो मोस्टली किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। और कुल जनसंख्या का 65% जो है वो कृषि पर निर्भर है। तो कितना प्रतिशत कृषि पर निर्भर है, 65%। राज्य के आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। वर्ष 2014-15 के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 165.98 लाख हेक्टेयर यानी कि 68.7% भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जाता था। तो इस बार हमसे पूछा कितनी जनसंख्या का प्रतिशत है, तो 65% है कृषि पर निर्भर। अगर हमसे लाख हेक्टेयर में पूछ रहे तो याद रखना 2014-15 के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 165.98 लाख हेक्टेयर यानी कि 68.7% भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं अपना 106वां क्वेश्चन कि रामचरितमानस का कौन सा कांड यानी कि अध्याय सबसे छोटा है। यानी कि ये 4 हमारे अध्याय दिए गए हैं। ऑप्शन ए मतलब अरण्य कांड, ऑप्शन बी किष्किंधा कांड, ऑप्शन सी सुंदर कांड और ऑप्शन डी है लंका कांड। तो इन चारों कांडों में से कौन सा रामचरितमानस का कांड है जो सबसे छोटा है। जैसे हम बात करें रामचरितमानस की, तो श्री रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास जी ने और इसमें टोटल 7 कांड हैं और इन 7 कांडों में जो सबसे छोटा कांड है वो हमारा किष्किंधा कांड हो जाएगा। ठीक है, हमारे रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड और सबसे बड़ा कांड है सुंदर कांड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि रामचरितमानस 15वीं शताब्दी के कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। तो रामचरितमानस क्या है, हमारे रामचरितमानस हमारे एक महाकाव्य है और ये महाकाव्य जो है वो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचंद्र के निर्मल और विशुद्ध चरित्र का वर्णन किया है। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम भगवान के जो निर्मल यानी पावन और विशुद्ध चरित्र है यानी कि शुद्ध चरित्र है उसका वर्णन किया है। रामचरितमानस में 7 कांड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेगा कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। नंबर 1 है बाल कांड, नंबर 2 है अयोध्या कांड, नंबर 3 है अरण्य कांड, नंबर 4 है किष्किंधा कांड, नंबर 5 है सुंदर कांड, नंबर 6 है लंका कांड और नंबर 7 है उत्तर कांड। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना कि श्री रामचरितमानस जो है वो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। उसमें 7 कांडों का वर्णन है। नंबर 1 है बालकांड। बालकांड जब राम भगवान पैदा होते हैं उनकी लीलाओं और उन सब के बारे में वर्णन है। और फिर हमारा नंबर 2 है अयोध्या कांड। फिर वो अयोध्या में जो सब कांड होता है कि कैसे भगवान राम को वनवास भेजा गया, कैसे क्या किया गया, कैसे उनके साथ षड्यंत्र रचा गया, तो अयोध्या कांड है। फिर नंबर 3 पे हमारा अरण्य कांड आता है जिसमें हमारे जो राम मैया सीता और जो लक्ष्मण भैया होते हैं वो कैसे वन में चले जाते हैं अपनी अयोध्या छोड़ के, उसके बारे में वर्णन किया गया है। फिर हमारे किष्किंधा कांड है, फिर हमारा सुंदर कांड है, फिर हमारा लंका कांड है और फिर हमारा उत्तर कांड है। ठीक है, तो ये 7 कांड हैं। किष्किंधा कांड है वो रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है जिसमें 1 से 30 दोहे हैं। जिसमें कितने दोहे हैं कभी पूछ ले तो 1 से लेकर 30 तक जिसमें दोहे हैं। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है तो 7वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। यानी कि जो आलू होता है उसका यानी जो पोटैटो होता है उसके उत्पादन में जो हमारे भारत है उसमें जो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी उसका कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। तो अगर हम आलू की बात करें तो आलू जो है हमारे वो रबी की फसल होती है और ये रबी की फसल जो है यानी कि इस आलू यानी पोटैटो में हमारे उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है, पहला स्थान आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है कि आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। हाँ बिल्कुल सही बात है। 13,851.76 हजार टन आलू का उत्पादन 2015-16 उत्तर प्रदेश में हुआ जो सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश आलू का उत्पादन क्षेत्र 607.32 हजार हेक्टेयर है। दूसरे नंबर पर हमारा पश्चिम बंगाल है और आलू का उत्पादन करता है। तृतीय स्थान पर बिहार है, चौथे स्थान पर गुजरात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 108वां क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कि छोछा दरगाह शरीफ स्थित है। यानी कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे कि छोछा दरगाह जो है वो छोछा दरगाह शरीफ है वो स्थित है। ऑप्शन ए है संत कबीर नगर, ऑप्शन बी है मिर्जापुर, ऑप्शन सी है अम्बेडकर नगर, ऑप्शन डी है सुल्तानपुर। तो अगर हम बात करें कि छोछा दरगाह शरीफ की किसकी कि छोछा दरगाह शरीफ जो कि
हमारे यूपी में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। और इन 75 ज़िलों में से किचोचा दरगाह शरीफ कहाँ स्थित है? तो वो हमारे स्थित है अम्बेडकर नगर में। कहाँ स्थित है? अम्बेडकर नगर में स्थित है किचोचा दरगाह शरीफ, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं हमारा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि किचोचा शरीफ प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ, यानी कि जो किचोचा शरीफ है वो प्रसिद्ध एक सूफी संत है सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर अशरफी के दरगाह के नाम से भी जाने जाते थे। अशरफपुर किचोचा अम्बेडकर नगर जिले में एक छोटा कस्बा है। किचोचा दरगाह शरीफ एक छोटी पहाड़ी पर बना है जो कि एक ताल से घिरा हुआ है। ऐसा विश्वास है कि तालाब के पानी में उपचार के चमत्कारिक गुण हैं। देखो, उत्तर प्रदेश में इस तरह के क्वेश्चन 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी के पेपर में पूछे गए थे। तो यूपी से हमारे प्रदेश से जरूर क्वेश्चन देख कर जाना और इस तरह के क्वेश्चन देख लेना क्योंकि बन रहे हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त कंप्यूटर से भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे तो उससे भी जरूर देख लेना। आगे हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है? ये कह रहा है 109वां हमारा क्वेश्चन कि श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? यामिनी की जो हमारी श्रीमती एन राजम है उनका संबंध इन चारों वाद्य यंत्रों में से किससे है? ऑप्शन ए है सितार, ऑप्शन बी है वायलिन, ऑप्शन सी है तानपुरा और ऑप्शन डी है बांसुरी। यानी कि जो हमारी श्रीमती एन राजम है इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से है, वायलिन से है, तानपुरा से है कि बांसुरी से है? अगर हम बात करें श्रीमती एन राजम की तो उनका संबंध है वायलिन से। किससे है? वायलिन से है हमारी श्रीमती एन राजम का संबंध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। ये कह रहा है कि श्रीमती एन राजम एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है, यानी कि जो श्रीमती एन राजम है वो एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं जो हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत परंपरा से संबंधित हैं। एन राजम को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। जो हमारी श्रीमती एन राजम है जो कि प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं जिन्हें 2004 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आगे हमारा 110वां क्वेश्चन कह रहा है कि इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाना है? यानी कि अगर इलाहाबाद की बात करें तो किस वर्ष में अगले अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाएगा? तो ये 2018 का पेपर था तो ऑप्शन वैसे ही दिए गए हैं, यानी कि पिछले बार ये ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन बी है 2020, ऑप्शन सी है 2021, ऑप्शन डी है 2022। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा क्योंकि हमारा प्रीवियस कोर्स है, लेकिन याद रखना कि जो अगले वर्ष पूछा था तो वो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 2019 में अगले अर्ध कुंभ का आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे अगले कुंभ वर्ष विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन है। कुंभ मेला 2019 का आयोजन इलाहाबाद और प्रयागराज में किया गया। 15 जनवरी 2019 से 4 मार्च 2019 के बीच में हुआ था। ठीक है, यानी कि ये हो चुका है। और कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है अमृत कलश। याद रखना है कि एग्जाम में पूछ लेगा कि कुंभ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है अमृत कलश। इसका आयोजन हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में होता है। तो कुंभ का आयोजन कहाँ होता है? तो कुंभ का आयोजन होता है हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में। ठीक है, उसके बाद हमारा 111वां क्वेश्चन कह रहा है कि में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत गायन किया जाता है? यानी कि कौन सा अवसर होता है जहाँ पर सोहर लोकगीत का आयोजन किया जाता है, लोकगीत का गायन किया जाता है? ऑप्शन ए है बच्चों के जन्म पर, ऑप्शन बी है नामकरण पर, ऑप्शन सी है मुंडन पर, ऑप्शन डी है विवाह पर। तो अगर हम बात करें सोहर लोकगीत की तो हमारा जो सोहर लोकगीत होता है उसका आयोजन किया जाता है बच्चों के जन्म पर। किसका? बच्चों के जन्म पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। इस तरह के क्वेश्चन देख के जाना क्योंकि 2018 का यही पेपर है तो इसी हिसाब से 2023 में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन भी पूछ लिए जा। ठीक है, आगे कह रहा है कि सोहर घर में संतान होने पर गाया जाने वाला एक मंगल गीत है। इन गीतों में संतान के जन्म उससे संबंधित कहानियाँ और उत्सवों का सुंदर वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि लट्ठमार होली के लिए
आगे कह रहा है कि लट्ठमार होली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो हमारा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो जो लट्ठमार होली है उसके लिए हमारा निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है वृंदावन, ऑप्शन बी है गोवर्धन, ऑप्शन सी है बरसाना और ऑप्शन डी है गोकुल। तो अगर हम बात करें लट्ठमार होली की तो उसके लिए हमारा बहुत ही फेमस स्थान है बरसाना। क्या है हमारा? बरसाना है। बरसाना में जो होली खेली जाती है वो लट्ठमार होली फेंक होली जाती है और उसी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना लट्ठमार होली के लिए बरसाना प्रसिद्ध है। आगे कह रहा है कि राधा के जन्म स्थान बरसाना की लट्ठमार होली अपने अनूठे तरीके के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बरसाना की लट्ठमार होली भगवान कृष्ण के काल में उनके द्वारा की जाने वाली लीलाओं की पुनरावृत्ति जैसी है। यानी कि जब भगवान श्री कृष्ण थे तो वो राधा के साथ लट्ठमार होली खेलते थे। बरसाना के में जन्मी थी हमारी प्यारी राधा जी, तो उन्हीं के याद में और उन्हीं की लीलाओं का वर्णन करने के लिए, यानी कि श्री कृष्ण की जो लीलाएं थी उनका वर्णन करने के लिए और उन्हें याद करने के लिए ही हम जो बरसाना में होली खेलते हैं वो लट्ठमार होली खेलते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा 113वां क्वेश्चन कह रहा है, आगे हमारा 113वां क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है। जो मिट्टी की बारात है उस नाम का एक कविता संग्रह है, तो उसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त। अगर हम बात करें मिट्टी की बारात की तो हमारा फेमस कविता संग्रह है और इसके लेखक है शिवमंगल सिंह सुमन। कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन जो है वो मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक हैं, याद रखना। सिंह सुमन सही हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद की तो जयशंकर प्रसाद के आंसू, लहर, झरना, कामयानी तो बहुत ही फेमस है। उनका महाकाव्य तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। इसके अतिरिक्त आंसू, लहर, झरना ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हमारे हैं जयशंकर प्रसाद की मोस्ट इंपॉर्टेंट कृतियाँ। इसके अतिरिक्त अगर हम महादेवी वर्मा की बात करें तो महादेवी वर्मा की फेमस कृतियाँ हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति के रेखाएं, यामा। ठीक है, और वहीं जो मैथिली शरण गुप्त है इनकी फेमस कृति है भारत भारती। ठीक है, ये याद रखना, ये भी किसी भी काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि मिट्टी की बारात हिंदी के विख्यात साहित्यकार शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित एक कविता संग्रह है जिसके लिए उन्हें वर्ष 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, कभी ने सम्मानित किया गया था? 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था शिवमंगल सिंह सुमन को और इनकी फेमस कविता संग्रह है मिट्टी की बारात। आगे हमसे 114वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। यानी कि हमारी ये चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से कहाँ सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है आगरा और ऑप्शन डी है नोएडा। तो अगर हम बात करें इन चारों में से कहाँ सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है तो वो स्थित है हमारा आगरा में। कहाँ? हमारे आगरा में स्थित है सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपने आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा में स्थित है। भारत सरकार ने जूता उद्योग के विकास के लिए आगरा में वर्ष 1963 में लघु उद्योग विकास संस्थान के रूप में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की। वर्ष 1966 में यह स्वतंत्र संस्था के रूप में भारत सरकार की संस्था बन गई। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है 115वां नंबर का कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। देखो, जनगणना से हमारे जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा और अभी उसने कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है आगरा। तो हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा कि जो इलाहाबाद है उसकी 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है मुरादाबाद, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कह रहा है गाजियाबाद। मैंने तो आपको पहले बता दिया कि हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। जो इलाहाबाद है उसकी सबसे अधिक जनसंख्या थी 2011 के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, जनगणना 2000 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिले में सर्वाधिक जनसंख्या क्रमश घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा है इलाहाबाद, फिर है जिसे हम अब प्रयागराज भी कहते हैं, तो प्रयागराज भी कह सकते हैं, फिर है मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़ और फिर लखनऊ की है। यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इलाहाबाद की, फिर मुरादाबाद की, फिर गाजियाबाद की, फिर आजमगढ़ की और फिर लखनऊ की। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारा 116वां क्वेश्चन क्या कह रहा है।
116वां हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। यानी कि जो हमारे चोल अभिलेख हैं उनके अनुसार जो हमारी जैन सभाएं हैं उनको दान में दी जाने वाली जो भूमि थी वो क्या कही जाती थी। बेलन वगई कही जाती थी, साला भोग कही जाती थी, पल्ली छादनम कही जाती थी, ब्रह्मादेय कही जाती थी। अगर हम जैन सभाओं की बात करें तो जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि चोल अभिलेखों के अनुसार कही जाती थी पल्ली छादनम। क्या कही जाती थी? पल्ली छादनम कही जाती थी। और वहीं जो हमारी साला भोग थी ये हमारे विद्यालय को दी जाने वाली भूमि थी। यानी विद्यालय को जो हम भूमि देंगे उसे हम साला भोग कहेंगे, और जो हमारी जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि थी उसे पल्ली छादनम कहते थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को पल्ली छादनम कहते हैं। गैर ब्राह्मणों को दी जाने भूमि को बेलन वगई। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गैर ब्राह्मण जो होते हैं उनको दान में दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती है। तो गैर ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि बेलन वगई कहा जाती है। इसके अतिरिक्त स्कूलों विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को साला भोग कहते हैं, और ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मादेय कहते हैं। किसे? जो हमारे ब्राह्मण होते हैं उनको दान में दी गई भूमि को ब्रह्मादेय कहते हैं, और जो हमारे विद्यालय होते हैं उनकी व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को साला भोग कहते हैं। ठीक है, याद रखना कि हमारे जैन सभाओं को दान में दी गई भूमि को पल्ली छादनम कहते हैं, गैर ब्राह्मणों को दी गई भूमि को बेलन वगई कहते हैं, और हमारे स्कूलों और विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दी गई दान में भूमि को साला भोग कहते हैं, और ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मादेय कहते हैं। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, तो याद रखना ये व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारी यूपी ट्रिपल वीडियो ग्राम पंचायत अधिकारी के प्रीवियस ईयर पेपर जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप जो प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में आपको समझ में आ गया होगा, और उसी हिसाब से हम अपने टॉपिक रेडी करेंगे अभी 26 और 27 जून को होने वाली परीक्षा के लिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपकी नई वैकेंसी भी आ चुकी है जिसका फॉर्म भी भरना स्टार्ट हुआ है, तो आप वो फॉर्म भी भर दीजिए आपके ग्राम पंचायत का, और उसका भी जल्दी एग्जाम होगा, तो उसके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो जो बच्चे 26-27 जून को नहीं दे रहे हैं वो सभी बच्चे आगे देंगे, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको लोगों के लिए लेकर आऊँगी। So we continue with next video. If you like it, then like, subscribe and share. Thank you. Bye.